इस मूवी की स्टोरी एक कपल नोलन और सोफी की स्टोरी है और उन्हीं दोनों को दिखाते हुए मूवी स्टार्ट होती है। नोलन एक मैगजीन में एक फूड राइटर होता है और इस बार उसे एक न्यू आर्टिकल लिखने को कहा गया होता है जिसका टॉपिक होता है कि पहले ज़माने के लोग किस तरह से अपना फूड हंट करते थे और कैसे गैदर करते थे। यानी कि पहले ज़माने के लोग अपना खाना कैसे इकट्ठा करते थे, कहाँ से इकट्ठा करते थे और उसको किस तरह से सेव करते थे। नोलन एक बहुत ही अच्छा राइटर होता है और वो हमेशा अपने आर्टिकल्स एक्सपीरियंस बेस लिखता है। इसलिए वो इस बार भी ये सोचता है कि वो आर्टिकल तभी अच्छा लिख सकता है जब उसको हंटिंग और गैदरिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि उसके मुताबिक हंट करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है और पहले ज़माने के लोग ये डिफ़िकल्ट काम किस तरह से करते थे, जब तक उसको इसका एक्सपीरियंस नहीं होता वो ये लिख नहीं पाता। इसलिए वो सोफ़ी को लेकर उसके गांव चला जाता है। सोफ़ी नोलन की फियांसे होती है। सोफ़ी के ग्रैंडफादर एक बहुत अच्छे हंटर थे और सोफ़ी भी कोई बुरी हंटर नहीं थी। वो भी काफ़ी अच्छी हंटिंग करती थी, लेकिन आज से 10 साल पहले वो हंटिंग छोड़ चुकी थी, जिसका कारण सोफ़ी बताती है कि सोफ़ी ने एक बार हंट करने के दौरान एक डियर की आंखों में देख लिया था और उसकी आंखों में जो दुख था, जो परेशानी थी, वो सोफ़ी देख नहीं पाई और उसके बाद से उसने हंट करना छोड़ दिया और आज तक उसने कभी भी हंट नहीं किया था। इवन कि वो अब वेज खाती भी नहीं थी और नॉन वेजिटेरियन बन चुकी थी। इसीलिए सोफ़ी को हंटिंग का एक्सपीरियंस तो था, लेकिन वो ये सब कुछ भूल चुकी थी। लेकिन अपने फियांसे नोलन के लिए वो उसके साथ गाँव आ चुकी थी और वहाँ पर उसने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड काइल को बुला लिया था। काइल एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हंटर होता है और वो सोफ़ी के कहने पर वहाँ आ जाता है। काइल वहाँ आते ही नोलन को हंट करने की टेक्निक सिखाता है और उसको सबसे पहले एक एरो शूट करना सिखाता है ताकि वो एरो शूट करके हंट कर सके। नोलन सब सीख तो रहा था, लेकिन शिकार करने के लिए बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है और बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। लेकिन नोलन के पास इतना समय नहीं था, क्योंकि नोलन को अगले दिन ही शिकार चाहिए होता है। इसलिए काइल उसको राइफल चलाना सिखाता है ताकि राइफल से वो आसानी से और जल्दी सीख कर शिकार कर सके। काइल और नोलन इसी सारी प्रैक्टिस में मगन थे और काइल काफ़ी अच्छे से राइफल चलाना सीख चुका था और वो काफ़ी अच्छे निशाने लेने लगा था। दोनों इस प्रैक्टिस के बीच में काफ़ी बातें भी कर रहे थे, लेकिन काइल की बातों का सिर्फ एक ही टॉपिक था और वो टॉपिक था सोफ़ी। यानी कि काइल सोफ़ी के अलावा किसी और चीज़ पर बात नहीं करना चाहता था। काइल सोफ़ी को ही डिस्कस कर रहा था कि वो सोफ़ी का बहुत ख्याल करता है और वो सोफ़ी के लिए कुछ भी कर सकता है और सोफ़ी उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है और वो सोफ़ी के लिए ही यहाँ पर आया है। नाइल बार बार सोफ़ी का जिक्र सुनकर काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि सोफ़ी उसकी फियांसे होती है और अपने फियांसे के बारे में किसी और से इस तरह की बातें सुनना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ सोफ़ी की बात करें तो सोफ़ी भी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड काइल से काफ़ी समय बाद मिली थी, इसलिए वो भी नोलन को इग्नोर करके काइल के साथ ही ज़्यादा समय बिता रही थी। ये सब देखते हुए नोलन काफ़ी एंग्री हो जाता है और वहाँ से उठकर रूम में चला जाता है। सोफ़ी भी नोलन के इस बिहेवियर को नोटिस करती है और उसके पीछे कमरे में जाती है, लेकिन कमरे में जाते ही सोफ़ी नोलन को ही डांट देता है और उसे कहता है कि काइल यहाँ पर अकेला क्यों आया है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर भी आ सकता था। जबकि सोफ़ी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने ही काइल को बुलाया है और वो नोलन के काम के लिए ही यहाँ आया है और अगर वो लोग ही उसे कंपनी नहीं देंगे तो ऐसे कैसे चलेगा। ये सब कहते ही सोफ़ी बाहर चली जाती है और नोलन को भी अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है और वो बाहर आ जाता है और वो सोफ़ी से अपोलोजाइज़ कर लेता है। अभी वो इस बारे में कोई और बात करते ही कि वहाँ पर काइल आ जाता है और नोलन एक बार फिर से कमरे में चला जाता है। काइल ये सब देखकर सोफ़ी से बात करना शुरू करता है और उसको बताता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। लेकिन काइल जिस अंदाज में सोफ़ी से बात कर रहा होता है, उससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो सोफ़ी को पसंद करता है और ये सब कुछ नोलन भी देख रहा होता है और ऑब्जर्व कर रहा होता है। ऑल्दो नेक्स्ट मॉर्निंग वो हंटिंग के लिए निकलते हैं। काइल के साथ नोलन भी जाता है। सोफ़ी एक बुलेट काइल की पॉकेट में एज अ गुड लक के चार्म के तौर पर रख देती है। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और जंगल पहुँच जाते हैं। जंगल पहुँचते ही कुछ अंदर जाके उन्हें एक डियर नज़र आता है और काइल नोलन को कहता है कि ये बहुत अच्छा चांस है, तुम मार दो। नोलन अपनी राइफल से निशाना तो लेता है, लेकिन वो एक बहुत ही रहमदिल इंसान होता है और उससे निशाना नहीं लिया जा रहा होता। काइल ये सब देखते हुए अपने एरो निकालता है और वो डियर को हंट कर लेता है। डियर को एरो लग जाता है और वो जख्मी होकर वहाँ गिर जाता है, लेकिन अभी वो मरा नहीं होता। ये देखते ही नोलन फौरन से काइल को कहता है कि इसको दूसरा एरो भी शूट करो और इसकी सफरिंग को ख़त्म करो ताकि उसकी फौरन से जान निकल जाए और उसकी ये सफरिंग ख़त्म हो।
कायल नोलन की इस बात को इग्नोर करता है और वहां पर खड़े एक और डियर को नोलन की ही राइफल से शूट कर देता है। बुलेट उस डियर को लग तो जाती है, लेकिन वो जख्मी हो जाता है और गिरता नहीं है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। कायल को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके खून के निशान के पीछे भागना शुरू कर देता है। पीछे से नोलन उसको बार बार यही कहता रहता है कि उस डियर को जाने दो, जिस डियर को तुमने पहले मारा था उसको मारकर खत्म करो ताकि उसकी सफरिंग खत्म हो। कुछ आगे जाकर खून के निशान भी बंद हो जाते हैं और कायल को वो डियर भी नहीं मिलती। इस बात को लेकर कायल काफी गुस्सा होता है और पीछे नोलन भी बार बार कायल को ये कह रहा होता है कि दूसरे डियर को मार दो। कायल फ्रस्ट्रेट होकर नोलन के साथ उस डियर को मारने चला जाता है, लेकिन जब वो पीछे जाकर देखते हैं कि जिस डियर का उन्होंने शिकार किया था उस डियर को एक भेड़िया खा रहा होता है। भेड़िया बहुत बड़ा होता है और कायल इस सब चीज़ों का एक्सपीरियंस रखता है, इसलिए कायल भेड़िया को देखते ही बिल्कुल स्टिल खड़ा हो जाता है और वो साथ में नोलन को भी यही कहता है कि बिल्कुल भी हिलना नहीं है, बल्कि तुमने बिल्कुल सांस रोके सीधा खड़े रहना है। नोलन ने पहली बार इतना बड़ा भेड़िया अपने सामने देखा होता है, जिसको देखकर वो बहुत डर जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं। कायल भेड़िए को देखते हुए सांस रोके खड़ा भी था, लेकिन साथ में वो अपनी राइफल निकालने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी राइफल पीछे फंस चुकी थी जो उससे नहीं निकल पा रही थी। नोलन से ये देखकर रहा नहीं गया और उसने फौरन से पीछे हटकर उसकी राइफल निकाल दी, लेकिन जैसे ही नोलन हिला उसको भेड़िए ने देख लिया और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। इससे पहले कि कायल राइफल से उसको शूट कर, भेड़िए ने नोलन पर हमला कर दिया और उसको काफी ज्यादा जख्मी कर दिया। ये सब कुछ इतना तेजी से हो रहा था कि ना ही कायल को कुछ समझ आ रही थी और ना ही नोलन को। ये सब देखते हुए वहां पर दो और भेड़िए भी आ गए। कायल ने फौरन से एक भेड़िए को शूट किया और वो दोनों भेड़िए वहां से चले गए, लेकिन तब तक नोलन काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। ये सब देखते ही कायल की भी जान पर बनाई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो नोलन को यहाँ से लेकर कैसे जाए या सोफी को जाकर कैसे बचाए। वो नोलन को वहीं छोड़कर सोफी के पास चला जाता है और सारे रास्ते यही सोचता रहता है कि वो सोफी को जाकर क्या कहेगा। घर पहुंचते ही वो सोफी को जाकर बताता है कि नोलन बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुका है और उस पर भेड़ियों ने हमला कर दिया है। सोफी उसकी बात सुनकर डर जाती है और बार बार उससे पूछती है कि क्या वो जिंदा भी है या नहीं, जिस पर कायल कहता है कि वो नहीं जानता क्योंकि वो उसको छोड़कर यहाँ आ गया है। सोफी ये देखते हुए बहुत डर जाती है और फौरन से अपना कुछ ज़रूरी सामान लेकर जंगल निकल जाती है। सोफी ये तो नहीं जानती कि नोलन कहाँ है, लेकिन वो निकल जाती है और फिर उसके पीछे कायल भी उसका साथ देने के लिए निकल जाता है। फ्लैशबैक्स में ये भी दिखाते हैं कि नोलन बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था, लेकिन वो लड़खड़ाते खड़ा ज़रूर होता है और थोड़ा बहुत चलकर जंगल में आगे निकल जाता है। सोफी उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर कायल और नोलन ने एक डियर को हंट किया होता है और सोफी वहां डियर को देखकर और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि कायल ने उससे कहा होता है कि उन दोनों ने कोई भी हंट नहीं किया था और ना ही उन्हें कोई हंट करने के लिए जानवर मिला था। सोफी अब ये समझती है कि कायल ने ही नोलन को मार दिया है, क्योंकि वो उससे जेलस हो रहा था। इसी तरह ये उसने प्लान बनाया होगा और नोलन को मार दिया होगा। ये सब देखते हुए सोफी काफी गुस्सा हो जाती है और कायल पर चीख पड़ती है और उस पर गुस्सा करते हुए से कहती है कि तुमने ही नोलन को मारा होगा क्योंकि तुम उससे जेलस हो रहे थे। सोफी इतना गुस्सा होती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती और वो कायल के मुंह पर एक पंच मार देती है और कायल को वहीं छोड़कर आगे निकल जाती है। सोफी जंगल में आगे जाती है तो उसे नोलन तो मिल जाता है, लेकिन उसी समय उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और बाइक नोलन को लगने लगती है, लेकिन वो किसी तरह बाइक की डायरेक्शन चेंज कर लेती है और दरख्त में जाकर लगती है और वहीं बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ कायल को दिखाया जाता है जिस पर एक बार फिर से भेड़ियों ने हमला कर दिया होता है और नोलन भेड़िए को पर शूट करने के लिए राइफल निकालता है तो उसे पता लगता है कि उसके पास तो कोई बुलेट ही नहीं बची है और भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ सोफी को जब होश आता है तो थोड़ा ही आगे उसको एक और भेड़िया नजर आता है, जिसे देखकर सोफी डर जाती है। सोफी हिम्मत बांधती है और एरो से उसको शूट करने के लिए निशाना बांधती है, लेकिन उसका पाँव वहीं पर फिसलता है और वो नीचे लड़खड़ा कर गिर जाती है। अब वो इतनी बुरी तरह गिरी होती है कि उसका हाथ मुड़कर टूट चुका होता है, लेकिन भेड़िया उसके पीछे ही आ रहा होता है। सोफी के लिए ये डू एंड डाई सिचुएशन होती है। अगर सोफी इस समय खुद को ना बचाती तो भेड़िया उसको मार देता। सोफी हिम्मत करके खुद ही अपना हाथ सीधा करती है
और निशाना बांधती है, लेकिन सीधे हाथ पर ही चोट लगने के कारण वो निशाना ले नहीं पाती और भेड़िया बिल्कुल उसके सामने आ जाता है। सोफी अपने पास पड़ा एरो उठाती है और उसको स्टैब करके मार देती है। अब सोफी उठती है और नोलन के पास पहुंचती है। वो देखती है कि नोलन जिंदा है और नोलन ही थोड़ा बहुत चलकर यहाँ तक पहुंचा था। वो नोलन को साथ लेकर अपनी कार की तरफ जाती है जो काइल उसके साथ लेकर आया होता है। वापस उसी रास्ते पर जाते हुए उसे काइल मिलता है और काइल को देखकर वो बिल्कुल डर जाती है, क्योंकि भेड़ियों ने काइल का बहुत बुरा हशर कर दिया होता है। इवन के वो उसका आधा फेस तक खा गए होते हैं। काइल उस समय मर चुका होता है और उसकी बहुत बुरी हालत होती है। सोफी उसको देखकर रोना तो चाहती है, लेकिन वो यहाँ पर अपने दुख का इजहार नहीं कर सकती, क्योंकि जंगल में अभी भी बहुत सारे भेड़िए हैं और भेड़ियों का खतरा टला नहीं होता। इसलिए सोफी अपने आंसुओं को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है और पास ही पड़े फ्यूल को उठाती है, गाड़ी में फ्यूल डालती है और नॉलन को बिठाकर वहाँ से निकल जाती है।